morning, students. So in the last video, we were on the chapter number 2 of history, and today also we will continue that topic, that chapter only. And in that last video, we have studied that Aurangzeb gave farman, or Aurangzeb issued farman to the company, and means farman means royal order was given for trade and all to the East India Company by the Aurangzeb. Now, today we will discuss three topics: how trade led to battles, after that Battle of Plassey, and then we will see Battle of Buxar. Battle of Plassey and Battle of Buxar are very important topics, and we will also see what happened after the Battle of Buxar. Okay, so let's start. How the heading is how trade led to battle. As we know from what we have studied in the last video, हमने पढ़ा था कि ब्रिटिशर्स क्या कर रहे हैं. ईस्ट इंडिया कंपनी वाज ट्रेडिंग हियर. द सोल पर्पस इज they want to gain wealth from our country and they want to trade. This was the only purpose. Then in this topic we will see how trade led to battle. मतलब जो ट्रेड वो कर रहे थे वो किस तरह से उस ट्रेड की वजह से बैटल्स होने लगे. Those reasons we will see and what battles we will also see. So now what happened? धीरे धीरे क्या होने लगा? The conflict between company and the Nawabs of Bengal intensified. Okay, यानी बढ़ने लगे. किसके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स? ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में और जो नवाब्स थे बंगाल के उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स धीरे धीरे इंक्रीज होने लगे. एंड you have to also remember that after the death of Aurangzeb, the Bengal Nawabs took power and autonomy. औरंगजेब की डेथ के बाद में बंगाल में जो पावर्स वगैरह आ गई थी, पूरी जो ऑटोनॉमी आ गई थी, किसके हाथ में? जो नवाब्स थे बंगाल के उनके पास में पूरी ऑटोनॉमी और पावर आ गई थी. आफ्टर दैट मुर्शिद कुली खान जो थे वो सब नवाब बनते हैं. एंड आफ्टर हिम अली वर्दी खान एंड देन सिराज उद दौला. ये क्या है? ये इसमें बताया गया है कि ये लोग जो थे इन्होंने क्या कर दिया, तीनों ने बिल्कुल कंसेशंस देने से मना कर दिया. किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को. दे रिफ्यूज्ड. ये बहुत ही समझदार रूलर्स थे, पावरफुल थे और इन्होंने सारे कंसेशंस ग्रांट करना जो कि पहले ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल चुके थे. ठीक है, उनको राइट मिला हुआ था कॉइन्स मिंट करने का, कॉइन्स बनाने का, उनको फोर्टिफिकेशन के लिए परमिशन मिली हुई थी. तो इन सभी चीज़ों के लिए क्या कर दिया गया? ब्रिटिशर्स को या ईस्ट इंडिया कंपनी को अब रिफ्यूज कर दिया गया. ठीक है, बिकॉज अब पावर किसके हाथ में थी? नवाब्स के हाथ में थी. क्या किस किस चीज़ के लिए रिफ्यूज किया गया? नवाब्स के थ्रू ब्रिटिशर्स को फॉर कंसेशंस, डिनाइड राइट टू मिंट, डिनाइड फॉर फोर्टिफिकेशन एंड फॉर द ट्रेड रिलेटेड भी उनको कुछ मतलब रेस्ट्रिक्शंस पुट करी गई कि आपको ऐसे फ्री में ट्रेड नहीं किया जाएगा. ओके, जैसे कि औरंगजेब ने कहा था ड्यूटी फ्री ट्रेड आप कर सकते हैं, वो सब नहीं चलेगा. यू मस्ट हैव टू पे समथिंग टू अस. ओके, so such kind of restrictions were put by the Nawabs of Bengal after the death of Aurangzeb. In turn, company refused to pay taxes and wrote disrespectful letters and trying to humiliate the Nawabs and officials. अब कंपनी क्या करती है? रिफ्यूज कर देती है. किसके लिए? टैक्स पेमेंट के लिए, और बहुत ही खराब लेटर्स वगैरह और ह्यूमिलेट मतलब इंसल्ट करती है उन लेटर्स में नवाब्स की और उनके ऑफिशियल्स की. मतलब मेन पर्पस ये था कि लोगों को भड़काने का काम करती है ईस्ट इंडिया कंपनी. किसके अगेंस्ट? नवाब्स के अगेंस्ट. और अपने बिहाफ पे, अपने फेवर में वो बोलते हैं कि जो अनजस्ट डिमांड्स है किसकी? लोकल ऑफिशियल्स की या लोकल रूलर्स की या नवाब्स की, ये हमारे ट्रेड में बैरियर है, यानी ये हमारे ट्रेड को डिस्टर्ब कर रही है, उसमें हिंड्रेंस है, रुकावट बना रही है. तो ट्रेड हमें कैसे फ्लरिश हो सकता है? अगर ड्यूटीज जो होती है, जो ट्रेड रिलेटेड टैरिफ ड्यूटीज होती है, चार्जेस होते हैं, उनको रिमूव किया जाए. मतलब कोई किसी तरह का उनसे चार्ज ना लिया जाए, उनको फ्री बिल्कुल ट्रेड करवाया जाए. तो अपने फेवर में जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो ये बोलती है कि लोकल जो ऑफिशियल्स हैं वो हमारे ट्रेड में डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है. ओके, और हमारी ट्रेड तभी सक्सेसफुली ठीक से चल सकती है जब
सारे ये रिस्ट्रिक्शंस जो वो चार्जेस वगैरह की बात कर रहे हैं, ड्यूटीज वगैरह की बात कर रहे हैं, वो हटा दिए जाए। ओके, नाउ व्हाट हैपेंस आफ्टर दिस। अब दोनों की बातें अलग अलग है, बोथ आर वी कैन से imposing something on each other, both groups, ईस्ट इंडिया कंपनी एंड नवाब्स। तो अब क्या होता है, नवाब्स और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में बैटल होता है, और काफी फेमस बैटल होता है, दैट वाज बैटल ऑफ प्लासी। तो नाउ वी विल सी अबाउट द बैटल ऑफ प्लासी। तो अब देखो, आपने हमें स्टार्टिंग में पढ़ा था कि मुर्शिद कुली खान नवाब बने एंड आफ्टर हिम अलीवर्दी खान एंड देन सिराजुद्दौला। तो अब बैटल ऑफ प्लासी में देखो क्या होता है, 1756 में अलीवर्दीन खान की डेथ हो जाती है। तो उनकी डेथ के बाद कौन बनता है, सिराजुद्दौला रूलर वहाँ के या नवाब वहाँ के बन जाते हैं। और ब्रिटिशर्स हमेशा ये चाहते थे कि क्या एक पपेट रूलर चाहिए था उनको। पपेट रूलर का मतलब होता है जो सिर्फ नाम के लिए रूलर हो, और वो बिल्कुल ब्रिटिशर्स के हिसाब से या ईस्ट इंडिया कंपनी के अकॉर्डिंगली काम करता जाए, यानी जैसे भी कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी उनको बोले, वो रूलर उसी तरीके से उसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग उनकी डिमांड्स के अकॉर्डिंग पूरा तरीके से काम करे। तो उनको इस तरह का पपेट रूलर चाहिए था, और ये बात सिराजुद्दौला को भी अच्छे से समझ में आ रही थी कि व्हाट ब्रिटिशर्स वांटिंग। तो आगे क्या होता है, ये बहुत ही स्ट्रिक्ट रूलर थे, यू कह लो पावरफुल रूलर थे, एक अच्छे रूलर थे। तो इन्होंने साफ साफ क्लियरली बोल दिया ईस्ट इंडिया कंपनी को कि आप हमारे बंगाल के पॉलिटिकल मैटर्स है, यानी हमारे इंटरनल मैटर्स है हमारे, उसमें आप इंटरफेयर मत कीजिए। आप फोर्ट बना लेते हैं, ठीक है, आप ट्रेड से रिलेटेड जो रेवेन्यू है वो पे नहीं करते, आप टैक्सेस पे नहीं करते हैं, इस तरह से उनको आप कॉइन्स बना लेते हैं हमारे यहाँ पर। तो इन तरह की चीज़ों को आप स्टॉप कीजिए। डायरेक्टली सिराजुद्दौला किनको बोल देते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी को। अब इसके बाद नेगोशिएशन जो होता है दोनों में वो फेल हो जाता है, क्योंकि जो ईस्ट इंडिया कंपनी की बातें हैं वो सिराजुद्दौला को नहीं समझ में आती है ठीक से, ना उनको सही लगती हैं, ना ही सिराजुद्दौला की बातें ईस्ट इंडिया कंपनी को ठीक लगती है कि आप सब कुछ यहाँ पे स्टॉप कर दीजिए, नाउ आई एम द नवाब एंड यू हैव टू वर्क अकॉर्डिंग टू मी इन बंगाल। तो अब क्या होता है, इसके बाद एक दोनों के जो नेगोशिएशन था, जो समझौता था दोनों के बीच में, वो फेल हो चुका है। तो रिवॉल्ट होता है, कौन सा रिवॉल्ट होता है, जो कहलाता है बैटल ऑफ प्लासी। तो अब देखिए इसमें क्या होता है, जो जब ये इनके नेगोशिएशन दोनों के फेल हो जाते हैं, तो सिराजुद्दौला पहले एक्शन लेते हैं, और वो 30,000 सोल्जर्स के साथ में इंग्लिश फैक्ट्री जो कि कासिम बाजार बंगाल में एक जगह पर थी, वहां पर सारे के सारे कंपनी के जो ऑफिशियल पर्सन है उनको जाकर कैप्चर कर लेते हैं। एंड आफ्टर दैट उस पर जो कंपनी का जो वेयर हाउस था उसको लॉक कर देते हैं। डिसआर्म इंग्लिशमैन, मतलब उनके सारे हथियार वगैरह उनसे लेकर रख लिए जाते हैं, और ब्लॉकेड इंग्लिश शिप्स, जो इंग्लिश शिप्स थे उनको ब्लॉक कर दिया जाता है। एंड आफ्टर दैट ही मार्च टू कैलकाटा टू एस्टैब्लिश कंट्रोल ओवर द कंपनीज फोर्ट। और फिर वो कैलकाटा की तरफ चलते हैं। कौन, जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं, दैट इज सिराजुद्दौला, ठीक है। और वहां पर जाकर जो फोर्ट था, इंग्लिश फोर्ट जो था, उसको वहां पर जाकर वहां पर स्टैब्लिश कंट्रोल करते हैं उस फोर्ट के ऊपर। तो अगेन आई एम टेलिंग सो दैट यू पीपल आर नॉट कंफ्यूज्ड। अलीवर्दी खान आए, उनकी डेथ हो जाती है 1756 में। सिराजुद्दौला वहाँ के नवाब बनते हैं बंगाल के, और जो कंपनी थी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उनको पपेट रूलर चाहिए था, लेकिन सिराजुद्दौला को ये बात पता थी, लेकिन वो बिल्कुल भी इस तरह का रूलर नहीं बनना चाहते। तो वो क्लियरली मेंशन कर देते कि आप यहाँ पर जो हमारे इंटरनल मैटर्स हैं बंगाल में एडमिनिस्ट्रेशन के, मैं नवाब हूँ, मैं संभालूंगा सब कुछ, तो इस तरह के मैटर्स में आप इंटरफेयर ना करें, ईस्ट इंडिया कंपनी को बोला जाता है। ना ही आप यहाँ पे फोर्टिफिकेशन करें, फोर्ट्स वगैरह बनाएं, ना ही आप यहाँ पर कॉइन्स वगैरह मिंट करें, मतलब आप यहाँ पे क्यों कर रहे हैं ये सब कुछ ना। और दूसरी चीज, आप ड्यूटी फ्री या टैक्स फ्री ट्रेड भी ना करें। अब ब्रिटिशर्स को इनसे अपोजिट चाहिए थी सारी चीजें, ये सब चीजें जिन चीजों के लिए उनको स्टॉप किया जा रहा था, रोका जा रहा था, वही चीजें चाहिए थी, उन्हीं चीजों के लिए परमिशन चाहती थी किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो दोनों की बातें नहीं मैच होती है, और नेगोशिएशन समझौता जो है फेल हो जाता है, रिवॉल्ट टुक प्लेस होता है। सबसे पहले एक्शन लिया जाता है किसके थ्रू,
सिराजुद्दौला के थ्रू वो 30,000 सोल्जर्स के साथ में इंग्लिश फैक्ट्री पर अटैक कर देते हैं, वेयर हाउस को लॉक कर देते हैं, डिसआर्म कर देते हैं इंग्लिश मैंस को, शिप्स ब्लॉक कर दिए जाते हैं और मार्च करते हैं कहाँ पर, कंपनी के फोर्ट की तरफ जो कि कैलकाटा में था, वहां पर कंट्रोल स्टैब्लिश करने के लिए। ये बातें किसकी तरफ से है, किसका एक्शन अभी हमने पढ़ा, सिराजुद्दौला का एक्शन अभी हमने पढ़ा है। अब इसके टर्न में जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो क्या करती है, अब हम देखते हैं कि जब उसको न्यूज़ पता चलती है कि ऐसे ऐसे कैलकाटा में ये सिचुएशन है, तो कंपनी ऑफिशियल्स जो मद्रास में थे वो अपने सारे फोर्सेस वगैरह, सैनिक वगैरह भेजते हैं, कहाँ पर, बंगाल में। और इसके कमांडर जो थे, जो ये ब्रिटिश फोर्सेस थे, इसके कमांडर थे रॉबर्ट क्लिफ। तो ये अपनी नेवल शिप्स के थ्रू वहां पर आते हैं और काफ़ी नेगोशिएशन फिर से होता है, लेकिन उसका कोई सेंस नहीं निकलता। और फाइनली 1757 में रॉबर्ट क्लिफ क्या करते हैं, कंपनीज आर्मी को लीड करते हैं और अगेंस्ट किसके, सिराजुद्दौला के, कहाँ पर, प्लासी में। प्लासी एक प्लेस है बंगाल में, और उस जगह का नाम प्लासी कैसे पड़ा है काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जिस जगह पर रिवॉल्ट हुआ, ये बैटल ऑफ प्लासी हुआ, उस एरिया में बहुत ज़्यादा पलाश एक ट्री होता है, उसके ट्रीज हैं और उसके रेड ऑरेंज ब्यूटीफुल फ्लावर्स होते हैं, जिन फ्लावर्स को होली के फेस्टिवल जो कलर्स यूज करते हैं होली में, उसमें यूज किया जाता है। तो उस जगह का नाम बहुत ज़्यादा पलाश वाले ट्रीज होने की वजह से प्लासी पड़ा है। ओके, अब आगे क्या होता है देखिए, तो यहाँ ये जो बातें पढ़ेंगे ना अब हम, वो है बैटल ऑफ प्लासी के बारे में। तो वो जो रॉबर्ट क्लिफ है वो चले जाते हैं प्लासी में और सिराजुद्दौला के पास, और वहाँ अपनी आर्मी के साथ, और वहाँ पर क्या होता है, नवाब की डिफीट हो जाती है। ठीक, किसकी, सिराजुद्दौला की। किस वजह से होती है, क्योंकि उनके जो फोर्सेस के कमांडर थे, किसके, देखो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कमांडर कौन है, रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है, और सिराजुद्दौला के कमांडर है मीर जफर। मीर जफर क्या करते हैं, उनको बिट्रे कर लेते हैं, मतलब धोखा दे देते हैं, क्योंकि उन्होंने ये सोचा होता है कि हम सिराजुद्दौला ने कि हम इस तरह से फाइट करेंगे, रिवॉल्ट होगा तब, लेकिन लड़ाई करते ही नहीं है, कौन, जो होते हैं इनके मिलिट्री कमांडर मीर जफर। तो इस तरीके से उनको चीट कर देते हैं, और वो चीट इसलिए करते हैं कि क्लिफ जो होते हैं मिलिट्री कमांडर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, वो मीर जफर को प्रॉमिस करते हैं कि देखो भाई, हम तो क्या करेंगे, हम तो सिर्फ यहाँ पे ट्रेड करने आए हैं, हम तो यहाँ बिल्कुल रूल करना चाहते ही नहीं है, तो हम आपको क्या कर देंगे, यहाँ का रूलर बना देंगे, यहाँ का नवाब बना देंगे। तो इस वजह से वो प्रॉपरली पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, बिट्रे कर देते हैं किसको, सिराजुद्दौला को। इस तरीके से सिराजुद्दौला की डिफीट हो जाती है। और यहाँ से क्या होता है, बैटल ऑफ प्लासी बहुत ज़्यादा इसलिए फेमस है क्योंकि पहली बार एक बड़ी विक्ट्री अचीव की जाती है कंपनी के थ्रू इंडिया में, ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू इंडिया में। आफ्टर दैट व्हाट हैपन्स, वो जो सिराजुद्दौला है उनको मार दिया जाता है, मर्डर कर दिया जाता है, एंड मीर जफर मेड द नवाब, और मीर जफर को क्या कर दिया जाता है, नवाब बना दिया जाता है एज पर द प्रॉमिस बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी। बट नाउ ऑल्सो, अभी तक भी कोई माइंड सेटअप नहीं है किसका, ईस्ट इंडिया कंपनी का, क्या करने के लिए, टू रूल इंडिया। दे ओनली वांटेड टू ट्रेड इन इंडिया। वो अभी तक भी क्या करना चाह रहे हैं, सिर्फ ट्रेड करना चाह रहे हैं, कहाँ पर, इंडिया में। तो उनका अभी भी मेन पर्पस क्या है, एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड। और वो कैसे हो सकता था, विद द हेल्प ऑफ लोकल रूलर्स ओनली, और वी कैन से विद द हेल्प ऑफ पपेट रूलर्स ओनली। अगर पपेट रूलर्स होंगे तभी तो ठीक से सक्सेसफुल टैक्स उनका, ट्रेड उनका प्रॉपरली चलेगा। ओके, तो अब वो क्या चाहते थे, पपेट रूलर्स हो, उनको प्रिविलेजेस दें, फायदे दें बहुत ज़्यादा, ताकि उनका खूब एक्सपेंड हो ट्रेड। लेकिन साथ ही साथ वो क्या करना चाहते, इतना इजी भी नहीं था पपेट रूलर्स के साथ में रूल करना। क्यों इजी नहीं था, क्योंकि वो पपेट रूलर्स जो थे हमेशा हर बातें नहीं मानते थे ब्रिटिशर्स की, कभी कभी वो अपनी बातें भी रखते थे, कुछ अपनी कंडीशंस भी रखते थे, इस वजह से। सो व्हाट हैपन्स आफ्टर दिस, अब क्या होता है, कभी कभी एक क्या बोलते हैं उसको, अनबन हो जाती थी, किसमें, नवाब्स में और कंपनी में। तो ऐसे ही जब मीर जफर ने प्रोटेस्ट किया कुछ चीज़ों पर, तो कंपनी ने उनको हटा दिया, और
और इंस्टॉल कर दिया किसको, मीर कासिम को। जो ये मीर कासिम थे ही वॉज सन इन लॉ ऑफ मीर जफर। ठीक है, तो जब जिस रूलर से इनकी थोड़ी बहस होती थी तो ये नेक्स्ट नवाब वहां पर रख देते थे, जैसे कि मीर कासिम जो कि सन इन लॉ थे मीर जफर के। इनके बाद में कासिम के बाद में क्या होता है, ये भी जब कंप्लेन करने लगते हैं तो इनके साथ में क्या होता है, बैटल ऑफ बक्सर फोर्ट किया जाता है। और बैटल ऑफ बक्सर में मीर कासिम के अलावा भी दो लोग थे, एक तो नवाब ऑफ अवध थे और दूसरे थे नवाब वो मुगल एम्परर कौन, आलम शाह वाज द एम्परर ऑफ दिल्ली। तो ये क्या होता है, अब क्या शाह आलम और ये नवाब ऑफ अवध जो थे जिनका नाम था सूरजुद्दौला, ठीक है, तो ये क्या करते हैं, बैटल ऑफ बक्सर में लड़ते हैं और हार जाते हैं। आफ्टर दैट हारने के बाद में क्या कर दिया जाता है, ये मीर जफर बोलते हैं कि आप मुझे क्या कर दीजिए, रूलर बना दीजिए यहाँ का, वापस से इंस्टॉल कर दीजिए नवाब, मैं आपको बहुत सारा पैसा दूंगा। तो ब्रिटिशर्स ओनली वांटेड दिस ओनली। तो नवाब उद्दौला को दोबारा से रीइंस्टॉल किया जाता है एज व्हाट, एज द नवाब ऑफ बंगाल। और उनको क्या पे करना पड़ता है, 5 लाख पेमेंट एवरी मंथ, हर मंथ वो 5 लाख पेमेंट करते थे। इसके अलावा ब्रिटिश कंपनी को या ब्रिटिशर्स को और ज़्यादा चाहिए था पैसा, किसके लिए, वॉर की डिमांड्स को मीट करने के लिए और ट्रेड की डिमांड्स को मीट करने के लिए या और दूसरे एक्सपेंसेस के लिए। ठीक है, और उनको टेरिटरीज भी ज़्यादा चाहिए थी, बिकॉज अगर टेरिटरीज ज़्यादा मिलेगी तो उनको क्या मिलेगा, ज़्यादा रेवेन्यू भी मिलेगा। ओके, तो ये कुछ और एक्स्ट्रा डिमांड्स थी। और कुछ टाइम बाद 1765 में क्या होता है, डेथ हो जाती है किसकी, मीर जफर की। ओके, आपको ये याद रखना है कि 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुआ, ओके, और 1764 में आपका बैटल ऑफ बक्सर हुआ, जिसमें मीर कासिम के साथ साथ नवाब ऑफ अवध भी थे, सूरजुद्दौला, और उसके बाद में जो मुगल आलम शाह जो एम्परर थे कहाँ के, दिल्ली के, वो भी थे। और ये लड़ा गया था 1764 में। वापस से इसके बाद रीइंस्टॉल किया गया मीर कासिम को। उनको बहुत ज़्यादा पे करना पड़ा ब्रिटिशर्स को, इवन देन ऑल्सो दे वर आस्किंग फॉर मोर। एंड फाइनली 1765 में उनकी डेथ हो जाती है मीर जफर की। और इनकी डेथ के बाद जो कंपनी का मूड है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, वो भी चेंज हो जाता है। और रॉबर्ट क्लाइव डिक्लेयर कर देते हैं कि हमें अब यहाँ का क्या करना चाहिए, नवाब बनना चाहिए। यहाँ से उनका माइंड सेटअप होता है कि दे विल रूल एंड उनको खुद से नवाब बनकर सारा मैटर हैंडल करना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह की। अब इसके बाद क्या होता है, यदि आप हम पढ़ने वाले हैं, बैटल ऑफ बक्सर हो गया, पावर्स किसके पास, ब्रिटिशर्स का माइंड सेटअप चेंज हो गया कि अब वो रूल नहीं, अब वो ट्रेड सिर्फ नहीं करेंगे, वो यहाँ पे रूलिंग भी करेंगे नवाब के फॉर्म में। तो बैटल ऑफ बक्सर के बाद में क्या होता है, देखिए 1765 में बैटल ऑफ बक्सर कब हुआ, 1764 में। तो 1765 में क्या होता है, मुगल एम्परर अपॉइंट कर देते हैं कंपनी को एज द दीवान ऑफ द प्रोविंस ऑफ बंगाल, दीवान बना दिया जाता है। और दीवान बनाने के बाद में या दीवान का एक टैग देने के बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या राइट्स मिल जाते हैं, तो इसके तहत कंपनी क्या कर सकती है, जो पूरे रिसोर्सेज हैं बंगाल के वो यूज कर सकती है। यानी अब तक तो उनके पास ट्रेड रिलेटेड बातें थी, फोर्टिफिकेशन वगैरह और जमींदारी राइट्स वगैरह मिली हुई थी पहले से, ठीक है, कुछ 3 एरियाज का टैक्स कलेक्शन, रेवेन्यू कलेक्शन मिली हुआ था, कैलिकट वगैरह का। अब उनको क्या हुआ, अब उनको एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड भी अब वही संभालेंगे, ये राइट और मिल गया, अदर देन जमींदारी और एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब पूरा प्रॉपर सिस्टमैटिक मैनेजमेंट अब कौन देखेगा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी देखेगी। ये उनको दीवान राइट उनको मिल गया है। एंड इसके इस राइट के दीवानी राइट्स मिलने के बाद, दीवानी राइट्स मतलब जमींदारी राइट्स दे विल हैव, एंड ऑल एडमिनिस्ट्रेशन राइट ऑफ द प्रोविंस आल्सो ब्रिटिशर्स विल बी हैविंग। और इनसे ब्रिटिशर्स की काफ़ी ज़्यादा जो प्रॉब्लम थी दैट वाज सॉल्व, काफ़ी जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई। अब क्या होना था, देखिए आप लोग, अब क्या होने लगा, अब जो गोल्ड और सिल्वर था वो जो है, जो चीज़ें इंपोर्ट होने लगी ब्रिटेन से, वो गोल्ड और सिल्वर उसमें यूज़ किया जाने लगा।
उसके अलावा ब्रिटिशर्स हैड नो गुड्स टू सेल इन इंडिया। ब्रिटिशर्स यहाँ पर कुछ सेल नहीं कर पा रहे थे शुरू में, तो जो गोल्ड था वो धीरे धीरे आना कम हो गया। आफ्टर दैट जो ब्रिटिशर्स थे वो क्या करने लगे, वो रेवेन्यू जो उनको मिलता था इंडिया से, ठीक है, रेवेन्यू काफी अच्छे अमाउंट में मिलने लगा और उसी से वो अपने खर्चे निकालने लगे सारे। जैसे कि वो क्या करते थे, जो रेवेन्यू उनको मिलता था एडमिनिस्ट्रेशन और रेवेन्यू कलेक्शन के थ्रू, जमींदारी राइट्स के थ्रू, तो वो क्या, उससे वो क्या करने लगे, कॉटन परचेज करने लगे, सिल्क परचेज करने लगे और अपनी आर्मी को मेंटेन करने लगे। और जो कॉस्ट थी फोर्ट वगैरह बिल्ड करने की, ऑफिसेज वगैरह बिल्ड करने की कैलकाटा में, उस सब के खर्चे चलाने लगे। यानी कि आप समझो इस चीज को, इंडिया का ही पैसा इंडिया से के लोगों से लिया जा रहा है, टैक्स कलेक्ट करके जमीन पर या दूसरे तरीके से हर चीज पर टैक्स लगा के वो रेवेन्यू इकट्ठा किया और उसी को यहाँ से गुड्स खरीदने के लिए यूज किया जा रहा है, उनकी आर्मी बिल्डअप करने के लिए यूज किया जा रहा है। हाउ क्लेवर द ब्रिटिशर्स वर, ठीक है। तो कई बार क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि ब्रिटिशर्स यूज द रेवेन्यू फॉर डिफरेंट पर्पसेस, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। तो आपको उसमें बताना पड़ेगा कि वो रेवेन्यू को कैसे कैसे यूज कर रहे थे, सिल्क कॉटन परचेज के लिए, आर्मी को मेंटेन करने के लिए, फोर्ट्स बिल्ड करने के लिए, सच काइंड ऑफ थिंग्स यू विल राइट इन दैट आंसर। नाउ we will discuss what type of questions can come from this topic। तो हम स्टार्टिंग से बात कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्लियरली मेंशन होना चाहिए कि ट्रेड जो था उसकी वजह से झगड़ा क्यों होने लगा, बिकॉज नवाब और ब्रिटिशर्स या ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यू पॉइंट मैच नहीं कर रहे थे, कंसेशंस वगैरह स्टॉप हो रहे थे, नवाब जो थे उसके स्टॉप करने के फेवर में थे और ब्रिटिशर्स जो थे उसको अचीव करने के फेवर में थे। धीरे धीरे फिर क्या हो जाता है, बैटल ऑफ प्लासी होता है, सिराजुद्दौला और जो ब्रिटिशर्स ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफिशियल्स उसमें लड़ाई होती है, जिसमें जो डिफीट करवाने में किसका रोल रहता है, सिराजुद्दौला को, उन्हीं के मिलिट्री कमांडर मीर जफर का, बिकॉज ब्रिटिशर्स जो है उसको प्रॉमिस करते हैं दैट आफ्टर द डेथ ऑफ सिराजुद्दौला एंड यू विल बी पुट एज मीर जफर विल बी पुट एज नवाब। आफ्टर दैट सिराजुद्दौला की डेथ हो जाती है एंड नेक्स्ट इज बैटल ऑफ बक्सर। तो टू थिंग्स शुड बी वेरी क्लियर टू यू, बैटल ऑफ प्लासी एंड बैटल ऑफ Buxar and what happened after the battle of Buxar. Hope you have understood. Okay, so revise the topic and do properly all the questions given to you. After that we will see in the next topic what happened and how the company expanded its rule and other things also. So thank you.